एक बुजुर्ग महिला पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पे एक सिपाही से कहती है कि मुझे रिपोर्ट लिखवाना है। सिपाही तो पहले देखता है और उसके बाद चौंक जाता है, लेकिन सिपाही जैसे उस औरत की बात सुनता है, औरत कहती है कि मेरा पति है जो घर में बंदूक लेके घूमता है और किसी न किसी बात पर बंदूक निकाल देता है और ऐसा लगता है कि वो हम लोग को मार देगा। इतना बात जब सिपाही को वो कहती है तो सिपाही जाता है और इंस्पेक्टर के कानों में कुछ कहता है। वो बताता है कि साहब, सोच समझ के इस महिला से बात कीजिएगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी महिला नहीं है। यहाँ के जो सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर अधिकारी हैं उनकी ये पत्नी है। अब इंस्पेक्टर आता है और उनको समझाने बुझाने लगता है, लेकिन वो महिला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं रहती हैं। महिला कुछ टाइम बाद बाहर निकल जाती है और पुलिस स्टेशन के सामने जाके बैठ जाती हैं। तभी और भी पुलिस अधिकारी लोग आते हैं और उस महिला को समझाते हैं और महिला को कैसे भी समझाकर उसके घर पे भेजते हैं। लेकिन 20 अप्रैल 2025 को एक घटना घट जाता है। वही महिला पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है और बताती है कि मैंने अपने पति का कत्ल कर दिया है और उसकी लाश मेरे सामने पड़ी हुई है। और जब ये बात पुलिस को पता चलती है, कंट्रोल रूम को, फिर वो वहाँ से जब लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और जब पुलिस घर में जाती है तो जो नज़ारा देखती है सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़े पुलिस अधिकारी थे उनकी पत्नी कैसे उनका ही कत्ल कर सकती है। क्योंकि आप लोग सुने थे मेरठ हत्याकांड होगा, औरैया हत्याकांड होगा, देवरिया हत्याकांड होगा, जहाँ पे पत्नियों ने अपने पति का खून किया। अब यहाँ पे सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर का भी खून हो जाता है। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे इस कहानी के माध्यम से, आखिर में इस कहानी में क्या हुआ था उस पुलिस ऑफिसर के साथ। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, एक घटना कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु से शुरू होती है। वहाँ पे जो सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर रहते हैं उनका घर बिहार प्रदेश का जिला चंपारण लगता है, वहीं के वो रहने वाले रहते हैं। व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश रहता है और ओम प्रकाश जी 1981 में यूपीएससी टॉप किए रहते हैं, यानी कि यूपीएससी पास किए रहते हैं। आईपीएस पास होने के बाद उन्हें आईपीएस चुन लिया जाता है और कर्नाटक जिले में ही उन्हें तैनात कर दिया जाता है एचपी के पोस्ट पे। 1 मार्च 2015 को जब पुलिस के सबसे बड़े पद डीजीपी उन्हें बना दिया जाता है और बनाने के बाद 31 मार्च 2017 को वहाँ से रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जब रिटायर होने के बाद वो कहीं पे आते जाते नहीं है, वो बेंगलोर में ही अपना एक 3 मंजिला घर बनाते हैं और उसी घर में वो रहने लगते हैं। लेकिन अचानक कभी कभी उनसे और उनकी पत्नी में झगड़ा लड़ाई हुआ करता था। ये चीज़ किसी को कभी कोई मालूम नहीं था। लेकिन एक दिन जो उनकी पत्नी रहती है वो पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस स्टेशन आने के बाद ये सब केस लिखवाने लगती है कि मेरा पति हम लोग को मार देगा और बंदूक लेके वो घूमता है और कभी भी हम लोग की जान जा सकती है। उनकी पत्नी का नाम पल्लवी रहता है और बेटे का नाम कार्तिक रहता है और एक बेटी भी रहती है। लेकिन जब 20 अप्रैल 2025 को वो फ़ोन करती है और बताती है कंट्रोल रूम 112 नंबर पर फ़ोन करके कि मैंने अपने पति का खून कर दिया है और उसकी लाश हमारे सामने पड़ी हुई है। तो जब पुलिस वहाँ पे जाती है और अधिकारी भी जाते हैं और वहाँ के जो डीजीपी हैं वो भी सुनते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद क्या देखते हैं, सामने एक लाश पड़ी हुई है और उस पर एक चद्दर उड़ाया गया है और उन्हीं की पत्नी जो पल्लवी होती है वो एक चेयर पे बैठी हुई हैं और वहाँ पे 2 चाकुआँ भी फेंके गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कुछ चाकू से बार बार मारा गया है। अब उसके बाद उनकी जो एक बेटी रहती है, पता चलता है कि वो छत पे एक रूम में है। पुलिस वहाँ पे जाती है और दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन बेटी जो रूम को नहीं खोलती है। बहुत मशक्क़त के बाद आखिर में पुलिस वाले उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और पुलिस वाले अंदर एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद जब पुलिस वाले और उस महिला से पूछताछ करने लगते हैं तो लोग बताते हैं कि हम लोग पहले भी शिकायत दर्ज किया था, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ था। तभी वहाँ के जो पड़ोसी थे उनके बेटे कार्तिक प्रकाश को फ़ोन कर देते हैं और बताते हैं कि आपके घर में आपका पापा का मर्डर हो गया है और उनकी लाश वहीं पे पड़ी हुई है। तभी जो कार्तिक प्रकाश रहते हैं, यानी कि डीजीपी साहब के जो बेटे रहते हैं, वो भागते हुए वहाँ से अपने घर पे आते हैं। फिर जब उनके बेटे कार्तिक प्रकाश आते हैं तो पुलिस को एस्टिमेट देते हैं और बताते हैं कि इसमें कोई ना होगा, इसमें हमारी बहन और हमारी माँ ही होंगी, क्योंकि वो अक्सर पिताजी से झगड़े करते थे किसी न किसी बात के लेकर। और इसी वजह से पिताजी 20 अप्रैल से पहले लगभग 18 तारीख को घर पर वापस आए थे और उसके 1 हफ्ता पहले ही वो अपने बहन के घर चले गए थे, जिनका नाम सरिता था।
और ये लोग हो ना हो इसके लिए ही ये बुला के उनको ये लोग कत्ल किए हैं। और मेरी माँ को एक बीमारी भी है जिसका नाम सिजोफ्रेनिया है। वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को ये लगता है कि मतलब उसे कोई मारने वाला है, उसके दिमाग में एक अलग अलग तरीके का वहम आता है कि जैसे कि मतलब मुझे खतरा होने वाला है। और इसी का इलाज आज कई सालों से चल रहा था और वही डीआईजी साहब जो डीजीपी साहब थे वही लाखों रुपए खर्च करते थे। और इसके वजह से शायद माँ को ये लगता था कि मेरे पिताजी से इनको खतरा है और ये लोग अक्सर झगड़ा करते थे। और उसी में एक जो पुलिस वाले रहते हैं वो भी बताते हैं कि उसी दिन शायद वो उस ओम प्रकाश जी को फ़ोन भी किए थे और बता रहे थे कि मैं सर आपसे मिलना चाहता हूं, लेकिन वो बताते हैं कि अभी घर पे मैडम है। यानी कि आप लोग सोच सकते हैं जब वो बताएं कि मैडम है, मतलब अक्सर जो उनकी पत्नी थी उनसे मतलब अच्छे से नहीं बन रहा था, लड़ाई चल रहा था। और उसके बाद आप लोग सोच ही सकते हैं कि मामला इतना आगे तक चला गया कि उनकी पत्नी जो पल्लवी थी वो इतना बड़ा कदम उठा ली। अब पुलिस इस जांच में जुटी हुई है कि क्या इस कत्ल में बस उनकी पत्नी पल्लवी है या उनकी बेटी भी है, क्योंकि वहाँ पे 2 चाकुआ मिला है। तो शायद 2 चाकू मिलने के बाद यही होगा कि वो लोग एक एक चाकू से उस पर हमला किया होगा। अब पुलिस इस जांच में जुटी हुई है, क्या उसकी बेटी भी उसमें शामिल है या पल्लवी जी जो उनकी पत्नी है वो मर्डर करने के बाद और उनकी बेटी दोनों लोग मर्डर करने के बाद उनको वापस रूम में भेज दिया कि मतलब ये लोग नहीं फंसेंगी। लेकिन वहाँ पे कुछ मिर्चें भी मतलब दिख रहे हैं और इससे मीडिया रिपोर्ट से और जो खबरों में आ रही है इससे ये भी लग रहा है कि शायद ये लोग मारने से पहले जो ओम प्रकाश जी थे जो पूर्व डीजीपी थे उनके आंख में खाना खाने के टाइम लग रहा है कि मिर्चा डाला गया है, उसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया है। और वहाँ पे कुछ बोतलें भी है जो कटी हुई बोतल से भी हमला किया गया है। और जो सबसे पहले पुलिस वाले और जो मीडिया वाले वहाँ पे गए थे वो लोग देखे थे उस दिन 2 किस्म का मछली भी बना था। यानी कि मतलब कोई खाना स्टार्ट नहीं किया था, खाना खाने वाले थे। लगभग 2 या 3 बजे की ये घटना है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मतलब इंसान कहाँ तक गिर गया है। सबसे पहले आप लोग मेरठ में मुस्कान देख सकते हैं जो सौरभ राजपूत का मर्डर करती है, फिर उसके बाद औरैया में होता है, फिर उसके बाद देवरिया में होता है, फिर उसके बाद हरियाणा में भी होता है। ये सब घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। और उसके बाद इतने बड़े पुलिस जो कर्नाटक के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी थे उनकी पत्नी उन्हीं का खून कर देती है और खून करने के बाद उनके ही लाश के सामने बैठी रहती है और उनको तड़पता हुआ देखती रहती है। और उसके बाद वो फ़ोन उठाती है और कंट्रोल रूम 112 पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने एक राक्षस को मार दिया, मैंने अपने पति को मार दिया। जब कंट्रोल रूम में पुलिस फ़ोन जाता है तो वहाँ से जब लोकल पुलिस थाने में फ़ोन जाता है और जब पुलिस लोग को मालूम चलता है तो सब कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे कोई महिला अपने ही पति का खून कर सकती है। तभी पुलिस जांच कर रही है कि क्या इस केस में, इस मतलब मर्डर केस में उनकी बेटी भी है या बस उनकी पत्नी है। तो अभी उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और उनको जेल भेज दिया गया है। और 103A और 105 के तहत FIR दर्ज कर लिया गया है उनके बेटे के तहरीर पे। और बेटे ने ही तहरीर दिया है माँ और बहन को कि इन्हीं लोगों ने मेरे पिताजी का खून किया है। तब आगे क्या होता है वो आप लोग को मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल में लोग पुलिस कस्टडी में, पुलिस इन लोग को अरेस्ट कर लिया है और हर दिन कोई ना कोई घटना सुनने को आ रहा है। तो एक कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को सचेत करना है अपनी कहानियों के माध्यम से। जो भी मीडिया रिपोर्ट ने बताया है और जो भी मतलब खबरों में आ रहा है उसी को मैं भी बता रहा हूँ। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप तक सच्ची और अच्छी न्यूज़ जो भी घटनाएँ घट रही है आप लोगों तक मैं जल्द से जल्द पहुँचाऊँ। लेकिन आपका भाई बाहर में है और घर का बड़ा हूँ, कमाने वाला हूँ, तो भाई काम भी करना पड़ता है और वीडियो भी बनाते रहता हूँ कि किस्मत कोई नहीं जानता है, बस मेहनत करते रहना चाहिए। और किस्मत 1% ज़रूरी भी है मेरे भाई। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियो पे लास्ट तक बनते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ, सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।